हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7 का विज्ञान का पहला पाठ जिसका नाम है पादपों में पोषण। तो पादप मतलब क्या? पादप मतलब पौधे, ठीक है। और उनमें पोषण कैसे होता है, तो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि अलग अलग पौधों में, अलग अलग प्लांट्स में पोषण कैसे होता है, किस मतलब कि अलग अलग तरीका होता है उनका पोषण लेने का। उन सब तरीकों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कक्षा 6 में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन एवं खनिज पोषक के तत्व हैं। जैसे कि आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, इन सब के बारे में पढ़ा है। और ये सब क्या है? पोषक तत्व है, मतलब इन्हीं को खाने से हमें पोषण मिलता है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे कि पादपों में पोषण कैसे होता है, मतलब कि पौधे अपना पोषण कैसे लेते हैं, उसकी क्या क्या प्रक्रिया होती है। इस सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक है तथा इन्हें पोषक कहते हैं। तो देखिए, जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इन्हीं से हमें पोषण मिल रहा है। और ये जो तत्व है ना, ये जो तत्व है यही क्या कहलाएंगे? पोषक तत्व। इन्हीं को पोषक कहते हैं। देखिए, इस पाठ में हमारे पास दो मुख्य शब्द है। क्या है? पोषक और दूसरा है पोषण। पोषक क्या है? ये सब तत्व, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये क्या है? पोषक। और इन सभी को लेने का जो तरीका है, जो खाने का इनको तरीका है, यही तरीका कहलाता है पोषण। आगे है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे स्वयं के लिए भोजन बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। जैसे कि जो पौधे हैं वो अपना खाना खुद ही बना सकते हैं, लेकिन जो अन्य प्राणी हैं, जैसे कि कोई भी जानवर हो गए, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो गए, और उसी के साथ में हम मानव भी, तो ये सब क्या है? पौधों पे डिपेंड है। मतलब कि ये अपना खुद का खाना खुद नहीं बना सकते। वे पादप अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। मतलब कि ये बोलना चाह रहा है कि जो अन्य जंतु हैं वो या तो पौधों को खाएंगे या फिर पौधों को खाने वाले जानवरों को खाएंगे, उन्हीं से अपना पोषण लेंगे। अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पादपों पर निर्भर है। मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि या तो हम या हमारे जैसे कोई भी अन्य प्राणी, मान लो कि डायरेक्ट पौधों को खाएंगे, या फिर जो पौधों को खाने वाले प्राणी हैं उनको खाएंगे। जैसे कि मानव की बात कर ले हम, तो मानव या तो क्या फल फ्रूट लेगा पौधों से, या फिर उन्हीं को खाने वाले जानवरों से जो पोषण ले रहा है उनको खाएगा। तो ऐसे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्टली, किस पे निर्भर करता है? पौधों पर निर्भर करता है। अब देखो, बूझो जानना चाहता है कि पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते हैं। तो बूझो जानना चाह रहा है कि पौधे अपना खाना कैसे बना रहे। अब इस विधि के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो 1.1 में पादपों में पोषण विधि। तो जो पौधे हैं वो अपना पोषण कैसे लेते हैं, उनकी जो खाना बनाने की प्रक्रिया है वो क्या है, तो इस प्रक्रिया के बारे में आज हम इस पॉइंट में पढ़ने वाले हैं। केवल पादप ही ऐसे जीव है जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं। तो देखो, इस पूरी धरती पे सिर्फ पौधे ही ऐसे हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज और इनसे मतलब कि पदार्थों की सहायता से अपना खाना बनाते हैं। ये सभी पदार्थ उनके परिवेश में उपलब्ध होते हैं। मतलब कि आसपास से खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब लेके ही अपना खाना बनाएंगे, ठीक है। तो देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो पत्तियों के द्वारा पौधे ले लेते हैं, और जो खनिज और जल है तो ये जो पौधे होते हैं इनकी जड़ों से ये मिट्टी से अवशोषित कर लेते हैं। तो इनको अपने आसपास ही ये सारे पदार्थ मिल जाते हैं। अब पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। अब देखो, ये जो पोषक तत्व हम खाने में ले रहे हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, इनका क्या मुख्य कार्य है? ये पोषक पदार्थ हम इनको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए ज़रूरी है, और ये जो भी हमको चोट लगी उसके लिए क्षतिग्रस्त भागों को भरते हैं, और उसी के साथ में हमारी शारीरिक संरचना बनाते हैं। जैसे कि हमारा पूरा शरीर किससे बना है? इन्हीं पदार्थों से बना है। तो ये पोषक तत्व हमारे पूरे शरीर का निर्माण करते हैं, और इसी के साथ में हमारा जो शारीरिक वृद्धि होती है ये भी इन्हीं पदार्थों की वजह से होती है।
तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं। मतलब कि जो हमें हमारे दैनिक जीवन में जो कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो भी हमें किन से मिलेगी, इन्हीं पदार्थों से मिलेगी, इन्हीं पोषक तत्वों से मिलेगी, जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। जैसे कि आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा कि कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा, इनका क्या क्या कार्य होते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा क्या करते हैं, हमें ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करता है, ठीक है, इसी से हमारी मसल्स वगैरह सब बनी रहती है। तो यही पोषक तत्व हमारी शारीरिक संरचना करते हैं, हमारी वृद्धि करते हैं और क्षतिग्रस्त भागों को भरने का काम करते हैं। और एवं इसके उपयोग की जो विधि है इसी को पोषण कहते हैं। मतलब कि जो पोषक तत्व है इसका हमारे शरीर में किस प्रकार से उपयोग हो रहा है, किन किन कार्यों में इसका उपयोग किया जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषण कहलाती है। अब देखो, पोषण की भी अलग अलग विधियाँ है। जैसे कि पोषण अपने आप हो रहा है, जैसे कि पौधों में होता है, तो पौधे अपना खाना स्वयं ही बनाते हैं। तो ये जो स्वयं संश्लेषित करने की मतलब खुद ही अपने आप बनाने की जो विधि है इसी को क्या बोला, स्वपोषण। स्व मतलब स्वयं और पोषण मतलब पोषण करना, तो स्वयं से ही पोषण करना, तो इसी को क्या बोलेंगे, स्वपोषण कहलाता है। अतः ऐसे पादपों को स्वपोषी कहेंगे। अब देखो, ऐसे पौधे जो कि अपना पोषण स्वयं ही कर ले, मतलब स्वपोषी, मतलब कि स्वयं का पोषण स्वयं करने वाले, तो ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं। जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे कि अन्य जो प्राणी हो गए, जैसे कि जो पौधों पर निर्भर करते हैं, वो क्या होंगे, विषमपोषी। मतलब कि वो अपना खाना खुद नहीं बना रहे लेकिन दूसरों पर निर्भर है। तो जीव पादप द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, उन्हें स्वपोषी कहते हैं। मतलब जो जीव पादपों द्वारा निर्मित भोजन को ले रहे हैं, पौधों द्वारा बनाए गए खाने को खा रहे हैं, उनको क्या बोलेंगे, विषमपोषी। अब देखो पहेली क्या बोल रही है। पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारा शरीर भी कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकता। अब देखो, पहेली जानना चाहती है कि अगर हमारे पास भी कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और खनिज हमें भी मिल जाए तो क्या हम अपना खाना खुद बना सकते हैं। अब आप सोच के देखिए कि पौधों में ऐसा क्या अलग है जो वो स्वपोषी कहलाए और हम विषमपोषी, ऐसा क्यों। ऐसा पौधों के पास क्या है कि पहेली भी जानना चाहती है कि अगर हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज ये सब मिल जाए तो क्या हम अपना खाना बना सकते हैं खुद पौधों की तरह। तो ऐसा पौधों में क्या विशेष है, अब हम इसी के बारे में आगे जानेंगे। अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। अब देखो, पौधों में खाद्य फैक्ट्रियाँ स्थित होती है। जैसे फैक्ट्री में कुछ बनता है ना, तो उसी को वो क्या बोलते हैं, फैक्ट्री। मतलब कि फैक्ट्री में कुछ बन रहा है, तो ऐसे ही पौधों की भी खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। वो क्या होती है, पत्तियाँ होती है पौधों की खाद्य फैक्ट्रियाँ। क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है। हम जैसे कि जानते हैं कि पौधे के अलग अलग भाग होते हैं, पत्ती, तना, जड़, फूल, फल, ये सब भाग होते हैं। लेकिन क्या पौधे के सभी भागों में भोजन का निर्माण होगा अथवा केवल कुछ विशेष भागों में होता है। अब देखो क्या है, पौधे के इतने सारे भाग हैं लेकिन कुछ विशेष भागों में ही भोजन का निर्माण होता है। पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तथा उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है। अब देखो, पौधे के अलग अलग भाग होते हैं और अलग अलग भागों के अलग अलग काम भी होते हैं, ठीक है। जैसे कि जड़ का काम होता है पानी को अवशोषित करना, खनिज पदार्थों को अवशोषित करना। वैसे ही तने का क्या काम है, जो भी जड़ ने पानी, खनिज पदार्थ जो भी अवशोषित किए हैं उसको पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। ऐसे सब पूरे पौधे के सभी भागों के अलग अलग कार्य हैं। वैसे ही जो पौधे में पत्तियां होती है, वही पत्तियां क्या होती है, पौधे की खाद्य फैक्ट्रियाँ। क्यों खाद्य फैक्ट्रियाँ, मतलब खाद्य मतलब खाना और फैक्ट्री मतलब वहाँ पे खाने का निर्माण हो रहा है। तो पत्तियां जो होती है पौधे की, वही क्या होती है, खाद्य फैक्ट्रियाँ होती है। तो चलिए अब इन्हीं खाद्य फैक्ट्रियों में खाना कैसे बनता है, इस प्रक्रिया को हम देखते हैं आगे। प्रकाश संश्लेषण पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम। अब देखो, जो प्रकाश संश्लेषण है, आपने पहले भी इस प्रक्रिया के बारे में सुना होगा कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो आप इस पॉइंट में, इस बिंदु में मुख्य रूप से हम प्रकाश संश्लेषण को ही देखने वाले हैं कि पादपों में खाद्य संश्लेषण का प्रक्रम यानी कि प्रकाश संश्लेषण किस तरीके से होता है। अब देखो, खाद्य संश्लेषण मतलब कि भोजन का निर्माण हो रहा है इस प्रक्रिया में।
पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रिया होते हैं। देखो आगे पहले अपने से पूछा था कि खाद्य फैक्ट्रिया कहाँ स्थित होता है, तो अभी बता दिया कि जो पत्तियां है वही पादप की क्या है, खाद्य फैक्ट्रिया है। क्यों? क्योंकि पत्तियों में ही भोजन का निर्माण हो रहा है। अतः सभी कच्चे पदार्थ पत्तियों तक पहुंचने चाहिए। अब देखो एक फैक्ट्री है, वहाँ पे कुछ बनाना है, तो वहाँ पे कच्चा सामान तो होना ही चाहिए। तो पत्तियों तक कच्चा सामान कैसे आता है? जैसे कि भोजन निर्माण की जो प्रकाश संश्लेषण जो प्रक्रिया है, इसमें कच्चा सामान क्या होता है? जैसे कि जल हो गया, खनिज हो गए और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। तो ये सब कच्चा सामान पत्तियों तक कैसे आ रहा है? तो देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस होती है, तो ये कहाँ से मिलती है पत्तियों को? तो जो पत्तियों की सतह पर जो छिद्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, वहीं से मिल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो और जो खनिज और जल होता है वो पत्तियों की जड़ों से उनको मिल जाता है, जो कि मिट्टी में से जड़ें अवशोषित कर लेती है। और मृदा में उपस्थित जल एवं खनिज जड़ द्वारा अवशोषित, ये वही बात हो गई कि जो जल एवं खनिज हैं वो कहाँ से मिल जाएंगे? मृदा में से वो क्या जड़ें उसको अवशोषित कर लेती हैं। तो इस तरीके से जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया है, तो आसपास से ही पौधों को अपने आसपास से ही सारा ये कच्चा सामान मिल जाता है। और फिर पत्तियों में मतलब कि जो खाद्य फैक्ट्रिया यानी कि पत्तियाँ, उसमें पूरी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। तो अब देखो बूझो क्या बोल रहा है। बूझो जानना चाहता है कि जड़ तथा अवशोषित जल एवं खनिज पत्ती तक किस प्रकार पहुँचते हैं। तो देखो वही बूझो जानना चाहता है कि भैया पत्तियों तक ये कच्चा सामान जाएगा कैसे। ठीक है, बूझो ये जानना चाहता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जड़ों द्वारा खनिज और जल अवशोषित किए जाते हैं, तो ये तने के थ्रू जो भी वाहिकाएं होती है वहाँ से पहुँचा दिए जाएंगे। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, वो पत्तियों को स्टोमेटा के थ्रू मिल जाएगी। तो देखो अब आगे क्या कहता है। जल एवं खनिज द्वारा अवशोषित किए जाते हैं तथा तने के माध्यम से पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। अब ये वही बात है कि जड़ों ने क्या किया, जल एवं खनिज को अवशोषित कर लिया और उसके बाद में तने के द्वारा विभिन्न भागों तक या पत्तियों तक पहुंचा दिया। पत्ती की सतह पर उपस्थित सूक्ष्म रंध्रों द्वारा वायु उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड प्रवेश करती है। अब देखो जो पत्ती पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, जिनको स्टोमेटा भी बोलते हैं, तो उसी के द्वारा जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित है ना, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उपस्थित है, उसी के द्वारा पत्तियों को कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल जाएगी स्टोमेटा के थ्रू। अब देखो नीचे क्या है। कोशिकाओं के बारे में कुछ दिया हुआ है। आपने देखा है कि इमारतें ईंटों से बनती है, इसी प्रकार सजीवों का शरीर सूक्ष्म इकाइयों से बनता है, जो कोशिका कहलाती है। अब देखो जिस तरीके से एक घर बनाते हैं, तो घर में जो दीवारें होती है, अब वो दीवार कैसे बनती है? छोटी छोटी ईंटों के द्वारा बनती है। वैसे ही जो हमारा पूरा शरीर है वो भी छोटी छोटी इकाइयों से बना होता है, और इन्हीं छोटी छोटी इकाइयों को क्या कहते हैं? कोशिकाएं कहते हैं। और जो कोशिकाएं होती हैं तो उसको आप सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हो। सूक्ष्मदर्शी मतलब कि एक ऐसा यंत्र होता है जिससे आप बारीक से बारीक छोटी से छोटी चीज़ को देख सकते हो। तो जो कोशिकाएं होती हैं वो उसे भी आप केवल सूक्ष्मदर्शी से ही देख सकते हो। कुछ जीव मात्र एक कोशिका के बने होते हैं। अब देखो कुछ ऐसे भी जीव होते हैं जो कि सिर्फ एक कोशिका से बने होते हैं। कोशिका एक पतली बाह्य संरचना द्वारा घिरी होती है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अब देखो जो कोशिका होती है वो एक झिल्ली से घिरी रहती है, और उसी झिल्ली को क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। देखो जैसे कि आप देख सकते हो ये जो बाहर की संरचना है, ठीक है, कोशिकाओं में जो बाहर की संरचना है इसी को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। और ये कोशिका झिल्ली क्या काम करती है कि कोशिका में किसे अंदर आने देना है, किस पदार्थों को अंदर आने देना है, किसे बाहर जाने देना है, इन सब चीज़ों का नियमन करती है। और इसके आगे है, इसमें केंद्रक में स्थित एक सुस्पष्ट संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। मतलब इसके केंद्र में, मतलब जो बीचों बीच एक आपको छोटा सा भाग दिखाई दे रहा होगा, इसी को क्या बोलते हैं? केंद्रक। इस केंद्रक का क्या काम है? जब ये कोशिका विभाजित होती है, मतलब दो भागों में बंटती है, तो इसी केंद्रक में से यही केंद्रक पहले विभाजित होता है। आप इन कोशिकाओं का एक गुच्छा देख सकते हैं, इसी में अलग अलग तरीके से कोशिकाएं बनी हुई हैं। आगे है, केंद्रक चारों ओर से जेली के समान एक पदार्थ से घिरा होता है जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब देखो इन्हीं कोशिकाओं में बीच में आपको डॉट डॉट दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है, तो ये क्या है? कोशिका द्रव है। ये कोशिका द्रव क्या काम करता है? कोशिका जो केंद्रक है और जो झिल्ली है, इन दोनों में मतलब कि एक तरीके से ये देखता है कि
मतलब केंद्रक तक जो कोशिका झिल्ली जो सामान पहुंचाना चाहती है वो किसके थ्रू आएगा, तो ये जो कोशिका द्रव्य है इसी के द्वारा आता है। अब आगे है, यह रंध्र कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं, ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। अब देखो जो कोशिकाएं हैं पादपों की या पौधों की जो कोशिकाएं हैं ये किससे घिरी रहती है, रंध्रों द्वारा, द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरी रहती है। तो ये जो द्वार कोशिकाएं होती है इसके बारे में अपन देखेंगे आगे, ठीक है। तो जो जैसे कि हमने अभी बात की थी कि जो पत्तियां हैं उसके ऊपर रंध्र होते हैं और उन्हीं रंध्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आती है। तो ये जो रंध्र होते हैं ये कैसे बनते हैं इसके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो जो रंध्र होते हैं वो द्वार कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। जैसे कि द्वार मतलब क्या होता है, दरवाज़ा। तो ये जो दरवाज़ा होता है इसका क्या काम है, अंदर आने देना, बाहर जाने देना, यही काम। तो ये जो द्वार कोशिकाएं होती है यही रंध्रों का निर्माण करती है और मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना, ये सब इन द्वार कोशिकाओं के द्वारा नियमित होता है। ऐसे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मतलब कि जो रंध्र है, जो बारीक बारीक छेद होते हैं पत्तियों के ऊपर या नीचे, तो जो रंध्र होते हैं, जो छेद होते हैं बारीक बारीक, उन्हीं को क्या बोलते हैं, रंध्र। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती हैं। अब देखो जो जल और खनिज जो जड़ों ने अवशोषित किए वो किसके द्वारा जा रहे हैं, पत्तियों तक, वाहिकाओं द्वारा। वाहिकाएं क्या होती है, छोटी मतलब कि नलियों जैसी संरचना होती है, जैसे पाइप वगैरह होते हैं ना, वैसी संरचनाएं होती है। और वहीं उन्हीं संरचनाओं के द्वारा जो जड़ खनिज और जल अवशोषित करते हैं उन्हीं को वो नलियों द्वारा ही पत्तियों तक पहुँचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं नली के समान होती है तथा जड़ तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। अब देखो पत्तियों तक इन सभी चीज़ों को पहुंचाना है तो सीधी सी बात है कि पत्तियों तक तो फैली रहेगी। पोषकों को पत्तियों तक पहुंचाने के लिए ये वाहिकाएं एक सतत मार्ग बनाती हैं। मतलब एक रास्ता बना रही है कि वहाँ तक आपको पोषक तत्वों को पहुँचाना है। पादपों में पदार्थों के परिवहन के विषय में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। जो 7वां अध्याय है उसमें आप इन सभी वाहिकाओं के बारे में, या जो ये परिवहन है कि पदार्थों में, जो पादपों में पदार्थों का परिवहन किस तरीके से होता है, किस तरीके से सारे खनिज अवशोषित होकर कैसे जाते हैं पौधे में, इन सब बारे में आप अध्याय 7 में पढ़ेंगे। अब देखो पहेली क्या बोलना चाहती है, पहेली क्या बोल रही है भैया, देखो देखते हैं। पहेली जानना चाहती है कि पत्तियों में ऐसी क्या विशेषता है कि वे खाद्य पदार्थों का संश्लेषण कर सकती हैं, परंतु पादपों के दूसरे भाग नहीं। अब देखो अभी हमने देखा कि पादपों की जो पौधों की पत्तियां हैं उसमें ऐसा क्या विशेष है कि वही खाद्य फैक्ट्रियाँ कहलाई, केवल पत्तियों को ही हम खाद्य फैक्ट्रियाँ कह रहे हैं, बाकी जड़ तना इतने सारे भागे पौधे के हम उन्हें क्यों नहीं खाद्य फैक्ट्री बोल रहे हैं। तो ऐसा क्या विशेष है पत्तियों में, यही अभी हम देखने वाले हैं। अब देखो पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। अब देखो भैया पत्तियाँ बाकी पौधे के भागों से अलग क्यों हैं, क्यों उन्हें खाद्य फैक्ट्रियाँ बोल रहे हैं हम, क्योंकि जो पत्तियाँ हैं उसमें एक हरे रंग का वर्णक मतलब कि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पत्तियों की सहायता करता है। अब ये जो क्लोरोफिल है, जो इसको पर्णहरिम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है कि जो ऊर्जा है उसका संग्रहण करेगा, जो सौर ऊर्जा मतलब कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसका संग्रहण करेगा, और इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। अब देखो इसी जो सूर्य की ऊर्जा आ रही है इसको इसका संग्रहण करेगी क्लोरोफिल पत्तियों में, ठीक है। और इसी का उपयोग करके इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषित होता है। मतलब इन्हीं सब चीज़ों से मिला जुलाकर क्या बनेगा, पौधों का खाना बनेगा। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही होता है। अब देखो जो ये प्रक्रिया हो रही है प्रकाश संश्लेषण की, इसमें इसका नाम ही है प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश का होना तो अनिवार्य है ही। तो ये प्रकाश की जो मतलब कि जो सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है इसका जो संश्लेषण होता है ये किस में होगा, क्लोरोफिल में होगा। और इसी के साथ में कुछ कच्चे सामान जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, इन सब चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इन सब से मिलके क्या बनेगा, इन सभी चीज़ों से के द्वारा क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। अतः हमने देखा कि क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं प्रकाश
संश्लेषण के लिए आवश्यक है। तो देखो कार्बन डाइऑक्साइड, खनिज, है ना, और सूर्य का प्रकाश, ये सब चीज़ें प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। इस पृथ्वी पर यह एक अद्वितीय प्रक्रम है, मतलब इस पृथ्वी पे जो प्रकाश संश्लेषण है ऐसी और कोई प्रक्रिया नहीं है, अद्वितीय है। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। अब देखो जो सौर ऊर्जा है, जो सूर्य से ऊर्जा मिल रही है, वो किस में बदल जाएगी? अब खाद्य में, मतलब कि खाना बन गया। अब जो सौर ऊर्जा है उसी का उपयोग करके पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। अतः सभी जीवों के लिए सूर्य ऊर्जा का एक चरम स्रोत है। अब देखो बोल रहा है कि जो सूर्य की जो ऊर्जा है वो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। जो सूर्य है वो सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो अभी हमने पहले पढ़ा कि जो पौधे हैं जो खाना बना रहे हैं, और जो अन्य जीव हैं, तो जो अन्य जीव हो गए या हम मानव हो गए, वो किसी न किसी तरीके से पौधों पर डिपेंड है खाना खाने के लिए या खाना लेने के लिए, पोषण के लिए, ठीक है। लेकिन जो पौधे हैं उनको कहाँ से ये ऊर्जा मिल रही है? तो उनको ये ऊर्जा कहाँ से मिल रही है? सूर्य से। तो सूर्य से पौधों को मिल रही है, पौधों से हमें मिल रही है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं ना कि जो चरम स्रोत है ऊर्जा का वो क्या है? सूर्य है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो क्या होगा? अब बताइए, अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो क्या होता? अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो पौधों में खाना नहीं होगा, है ना, उनको पौधों को ऊर्जा नहीं मिलेगी, उनका खाना नहीं बनेगा। और अगर पौधों को खाना नहीं मिलेगा तो हमें ऊर्जा कहाँ से मिलेगी? ठीक है। तो अगर प्रकाश संश्लेषण नहीं होता तो न तो इस धरती पे पौधे होते और न ही अन्य कोई प्राणी होते। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का कोई स्रोत ही नहीं रहता हमारे पास। अब देखिए आगे है, प्रकाश संश्लेषण न होने की स्थिति में खाद्य उपलब्ध नहीं होगा। सभी जीवों का अस्तित्व प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पादपों द्वारा निर्मित भोजन पर निर्भर करता है। हाँ देखो अभी हमने देखा था कि प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, मतलब कि या कुछ जीव ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट पौधों की पत्तियों को खा रहे हैं, या फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जो कि पौधों को खाने वाले जीवों को खा रहे हैं। तो ऐसे मतलब डायरेक्ट, परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से हम किस पे निर्भर करते हैं? पौधों पर निर्भर करते हैं। इसके अतिरिक्त सभी जीवों के लिए परम आवश्यक ऑक्सीजन भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान निर्मित होती है। अब देखो ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, ये इसी प्रक्रिया में क्या निकलती है? ऑक्सीजन गैस भी निकलती है। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये भी हमको किससे मिल रही है? प्रकाश संश्लेषण से। तो ये भी सभी जीवों के लिए आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण कितनी इम्पोर्टेंट, एक तो पौधों का खाना बन रहा है, और इसी से मतलब कि अगर पौधे खाना बना रहे तो बाकी जीवों को भी खाना मिल रहा है, और इसी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है, तो इससे बाकी सब जीव अपना श्वसन भी कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण अगर नहीं होता तो ऐसा संभव है या ऐसा ही है कि इस धरती पे कोई जीव रहता ही नहीं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पत्ती की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल से कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करती है। अब देखो एक यहाँ एक प्रक्रिया दी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल और कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। देखो जैसे कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिल के ये क्या है? कच्चा सामान है। और जो सूर्य का प्रकाश पत्तियों पे गिरता है, और उसमें जो पत्तियों में जो क्या है? क्लोरोफिल। तो ये सब मिलके क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट, मतलब कि जो पौधों में जो भोजन निर्माण हो रहा है, ये जो भोजन क्या है? ये यही है, कार्बोहाइड्रेट है। और इसी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन गैस भी निकल रही है। तो जो कार्बोहाइड्रेट है ये पौधे अपने खाने में ले लेंगे, और ऑक्सीजन गैस को वातावरण में छोड़ देंगे, और यही ऑक्सीजन जो गैस है इसको बाकी सब प्राणी अपने श्वसन में ले लेंगे। ठीक है। तो ये क्या होता है? एक चक्र चलता रहता है कि जैसे ऑक्सीजन हमें मिलती है पौधों से, और बाकी वातावरण से ये क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं। तो ऐसे पौधे और बाकी सब जीवों में एक चक्र चलता रहता है। अब आगे देखिए, इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंततः पत्तियों में मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। अब देखिए जो इस प्रक्रिया के दौरान जो कार्बोहाइड्रेट बन रहा है ये पत्तियों में स्टार्च के रूप में जमा हो जाएगा। ठीक है। स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप है। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च के रूप में संचित हो जाएगा, मतलब जमा हो जाएगा उसमें।
इस प्रक्रम में ऑक्सीजन निर्मुक्त होती है, कार्बोहाइड्रेट अंतः पत्तियों में स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। मतलब ये है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो स्टार्च के रूप में पत्तियों में जमा हो जाएगा और फिर यही जो स्टार्च है पौधे इसका उपयोग करेंगे, इससे ऊर्जा मिलेगी उन्हें। ठीक है, यही सारी प्रोसेस होगी। अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक चित्र दिया हुआ है, जो हमने कोशिका जो पत्तियों में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं, यही द्वार कोशिकाएं होती हैं। यहाँ से ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है पत्तियों में और यहीं से क्या होता है, ऑक्सीजन बाहर आएगी। ठीक है, बाहर क्या आएगी, ऑक्सीजन आएगी और अंदर क्या जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 अंदर जा रही है। ये द्वार कोशिकाएं क्या करती है, मतलब कि किसे अंदर आने देना है, किसे बाहर जाने देना है, इन सब चीज़ों का नियमन करती है। ये क्या है, क्लोरोफिल है। ये क्लोरोफिल क्या है, यही क्लोरोफिल प्रकाश की जो सूर्य की जो प्रकाश होता है, सूर्य का जो प्रकाश होता है उसको क्या करते हैं, संग्रहित करता है। और यहीं पे ये जो पत्ती है, यहीं पे पूरा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। ये पत्ती की एक काट दी हुई है आपको। ठीक है, जैसे कि आप पत्ती का छोटा सा भाग काटेंगे तो आपको माइक्रोस्कोप में ऐसा कुछ दिखाई देगा। अब आगे देखते हैं। देखिए और दिया हुआ है कि ये जो गार्ड कोशिकाएं हैं, ठीक है, ये गार्ड कोशिकाएं मतलब कि द्वार कोशिकाएं, यही क्या करती है, ये दोनों मिलके एक रंध्र का निर्माण करती है, मतलब एक छेद बनाती है। और यही जो रंध्र है, ठीक है, ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं पत्तियों पे और यही क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को अंदर बाहर जाने आने देने का रास्ता देते हैं। अब देखिए आगे क्या है। पत्ती में स्टार्च की उपस्थिति प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम का संपन्न होना दर्शाता है। अब देखिए पत्ती में जो स्टार्च बना है, ठीक है, ये स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट जो आखिरी में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो निर्मित हुआ था। तो यही जो वहाँ पे मान लो स्टार्च अगर है पत्ती में, तो यही क्या बताता है कि प्रकाश संश्लेषण इसमें पत्ती में हुआ है। ठीक है, और इसी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान इसमें क्या बनता है, स्टार्च बनता है। स्टार्च भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। अभी हमने देखा था कि जो स्टार्च का जो निर्माण किससे हो रहा था, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ था, वही पत्तियों में मंड या स्टार्च के रूप में एकत्रित हो रहा था। यही जो स्टार्च है ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, जो कि पोषक तत्व है एक प्रकार का। जैसे अपने प्रोटीन, वसा, खनिज, विटामिन ये सब होते हैं, ऐसे ही एक प्रकार का पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट भी होता है। इसी से पौधों को ऊर्जा मिलती है। आगे देखते हैं। अब बूझों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखो बूझो जानना चाहता है कि जो कुछ पत्तियां होती है, अभी हमने देखा कि जो पत्तियां होती है वो हरे रंग की होती है। तो हरा रंग जो पत्तियों का होता है वो क्यों होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति की वजह से। लेकिन जो कुछ पत्तियां होती है वो लाल होती है, गहरी लाल, बैंगनी, भूरी, सब अलग अलग रंग की होती है। लेकिन ये जो इनके अलग अलग रंग हैं, तो क्या इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है, बूझो जानना चाहता है। तो आइए देखते हैं कि इसका क्या रीज़न है। पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे हरे भाग जैसे कि हरे तने एवं हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। अब देखो अगर पौधे के कुछ अन्य भाग है, जैसे कि तना या हरी जो शाखाएं है वो अगर हरे रंग की हैं, तो क्या उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखो जैसे वर्षली पौधों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां जो होती है वो शल्क एवं शूली रूपी हो जाती है। जैसे आपने नागफनी में देखा होगा कि जो नागफनी होती है उसकी जो पत्तियां होती है वो कांटों में बदल जाती है। ठीक है, अब देखो जो पत्तियां है वो तो कांटों में बदल गई, तो अब उसमें प्रकाश संश्लेषण कैसे होगा। तो जो नागफनी की जो पत्तियां है वो तो कांटों में बदल गई, लेकिन जो उसका तना होता है वो मांसल या मोटा होके पत्तियों में जैसा हो जाता है। और वही हरे रंग का होता है, उसमें क्लोरोफिल है, तो वही क्या करेगा, भोजन निर्माण करेगा, यानी कि प्रकाश संश्लेषण करेगा। तो इन पादपों में हरे तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। अब देखो जो नागफनी है उसमें जो पत्तियां है वो तो कांटों में बदल गई पानी के क्षय को रोकने के लिए, लेकिन जो तना है वो पत्ती बन गया। अब जो पत्ती है वो कांटे बन गए और जो तना है वो पत्ती बन गई। तो पत्तियां हरे और उसका जो तना है वो हरा है, तो उसमें क्या होगी, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया उसी में पूर्ण होगी, मतलब तने में होगी। अब देखिए क्रियाकलाप दिया है, क्रियाकलाप 1.1
इसमें क्या है, एक ही प्रकार के 2 गमले लेने हैं आपको और उसमें क्या करना है, एक को अंधेरे में रखना है 72 घंटों के लिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में। अब आपने क्या किया, 2 गमले लिए, एक को अंधेरे में रख दिया 72 घंटे के लिए और एक को प्रकाश में रख दिया। अब दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण करना है। अब देखिए, आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि आयोडीन परीक्षण क्यों किया जाता है। तो जो आयोडीन परीक्षण होता है वो कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च की उपस्थिति को देखने के लिए होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट बनता है। और अगर पत्तियों में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हुआ है तो आयोडीन विलयन डालने पर क्या होगा, वो पत्तियाँ हरे जो ब्लू कलर की हो जाएगी, नीले रंग की हो जाएगी। तो देखते हैं कि इस पूरी क्रियाकलाप में क्या करना है। तो आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे कि आपने क्लास 6 में किया होगा। अपने अवलोकन को नोट कीजिए। आप उस गमले को जिसे आपने अंधकार में रखा था 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, जो गमला आपने अंधेरे में रखा था उसको 3 से 4 दिनों के लिए आपको क्या करना है, लाइट में रख देना है, सूर्य के प्रकाश में रख देना है तथा पुनः इसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अब देखो, जैसे आपने उस गमले को अंधेरे में रखा था तब उसकी पत्ती आपको एक निकालनी है और आयोडीन परीक्षण करना है। तो क्या होगा, अगर अंधेरे में गमले को रखा है तो क्या उसकी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण हुआ होगा, नहीं। तो उसमें क्या होगा, अगर आप आयोडीन विलयन डालेंगे तो पत्तियों का कोई परिवर्तन, रंग का कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जब आप उसको 3 से 4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देंगे तो उसकी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होगा और जो उसकी पत्तियों पे आप जो आयोडीन सॉल्यूशन या आयोडीन परीक्षण करेंगे, है ना, तो क्या होगा, उसकी पत्तियों का रंग बदल जाएगा। अब आपको अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्णक भी पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। देखो, जैसे कि अन्य वर्णक के भी कुछ मतलब कि दूसरे रंग के भी, हरे रंग के अलावा भी कुछ वर्णक होते हैं पत्तियों में, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग को प्रसादन कर देते हैं। अब देखो, पत्तियों में कुछ अन्य रंग के वर्णक जैसे कि लाल, भूरे या फिर और दूसरे थोड़े अलग कलर के भी वर्णक होते हैं, जैसे कि क्लोरोफिल भी एक प्रकार का वर्णक है, लेकिन वो कैसा है, हरा है। तो मान लो कि किसी पत्ती में लाल, हरे, भूरे ऐसे भी वर्णक है, तो वो क्या करते हैं कि जो हरे रंग का वर्णक है उसको हल्का सा ढक देते हैं। इसीलिए जो कुछ पत्तियाँ होती हैं वो कुछ अलग रंग की दिखाई देती हैं, ठीक है, उसको ढक लेने के कारण, क्लोरोफिल को अर्थात ढक लेते हैं। इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है, लेकिन जो ये अलग अलग रंग की पत्तियाँ होती है, जैसे कि अभी बुझो जानना चाहता था कि जो अलग अलग रंग की पत्तियां हैं क्या इनमें भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, बुझो जानना चाहता था। तो देखो भैया, बुझो के को उसको उसके प्रश्न का उत्तर मिल गया कि जो ये लाल, हरे, भूरे रंग की पत्तियां हैं इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। बुझो के सवाल का हल मिल गया, ठीक है। अब देखो, आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंकी देखी होगी। जैसे कि कहीं पे पानी ठहरा हुआ है या तालाब है तो वहाँ आपने हरे रंग में कुछ बहते हुए या ठहरे हुए पानी में देखा होगा, उसी को क्या बोलते हैं, अवपंकी या काई जिसको बोलते हैं, आपने सुना होगा। ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जैसे शैवाल। अब ये जो है ये कैसे, इनका निर्माण कैसे होता है, जैसे कुछ जीवों की वृद्धि के कारण बनते हैं, जैसे कि शैवाल, जो शैवाल होते हैं वो भी पानी में मिलते हैं। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका रंग हरा क्यों होता है। अब देखो, पत्तियों का रंग हरा क्यों है, क्योंकि इनमें क्या है, क्लोरोफिल उपस्थित है। अब ये जो शैवाल है, जो आप ठहरे हुए या बहते हुए पानी में बहते हुए देखते हैं, जो शैवाल होते हैं वो भी हरे रंग के दिखाई देते हैं। तो इनका रंग हरा क्यों है, क्या इनमें भी क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये हरे दिखाई देते हैं। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब देखो, पौधों जैसे शैवाल भी जो होते हैं इनका रंग भी हरा है, तो ये भी क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अब देखो, पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। अब जैसे हमने अन्य पादप के जो भोजन के घटक हैं उसके बारे में देखा है कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, विटामिन है, अन्य घटक भी है कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त। लेकिन क्या ये सभी जो अन्य घटक है सभी का निर्माण होता है पौधों में, चलिए देखते हैं। अभी आपने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पादप पौधे कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है ना, वो किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जैसे कि आपने ग्लूकोज
का सूत्र देखा होगा, उसमें क्या होता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो एक ग्लूकोज जो है ये क्या है, ये भी कार्बोहाइड्रेट ही है। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो किससे बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इन 3 चीज़ों से बना होता है। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है, परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ है। अब देखो, जो कार्बोहाइड्रेट है वो किससे बना है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। लेकिन जो प्रोटीन है वो किससे बना है, नाइट्रोजन से। इसके निर्माण के लिए नाइट्रोजन भी जरूरी होती है। लेकिन पौधों को नाइट्रोजन कहाँ से मिलेगी, जो देखिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है, वैसे ही नाइट्रोजन भी है। लेकिन क्या नाइट्रोजन पौधे सीधे ले लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। तो देखिए इसके बारे में आगे देखते हैं। पादपों को नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होती है। याद कीजिए, वायु में नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, परंतु पादप इसका अवशोषण उसी रूप में नहीं कर सकते। मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिक में परिवर्तित कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। अब देखिए, जो पौधे होते हैं, जो पौधे या पेड़ जो होते हैं वो वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को सीधे सीधे नहीं लेते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। ये इसे अलग तरीके से लेते हैं। जैसे कि मिट्टी में कुछ जीव पाए जाते हैं, कुछ छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को यौगिकों में बदल देते हैं, मिट्टी मृदा में निर्मुक्त करते हैं। मतलब कि ये क्या करते हैं, जो वायुमंडल की जो नाइट्रोजन है उसको उसके अलग यौगिकों में बदलेंगे पहले तो, ठीक है। यौगिकों में मतलब कि उसके अलग अलग प्रकार से उसको बदलेंगे और फिर क्या करेंगे, विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित किए जाते हैं। और वो जो यौगिक बने हैं वो मिट्टी में घुल जाएंगे और फिर जो उसमें मिट्टी में जो जीवाणु है, ठीक है, वो इन्हीं पौधों की जड़ों में उपस्थित रहते हैं और वहीं से क्या करते हैं, पौधे इसको ले लेते हैं, नाइट्रोजन को अवशोषित कर लेते हैं। संभवतः आपने देखा है कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा किसानों को या माली दादा को कि क्या करते हैं, वो लोग अपने खेतों में या अपने गार्डन में क्या करते हैं, उर्वरक डालते हैं या खाद डालते हैं। तो इन सब क्यों डालते हैं वो, जिससे कि नाइट्रोजनी पदार्थों की प्रचुरता बनी रहे। अब देखो, जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, मिट्टी से खनिज पदार्थों को अवशोषित करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि वहाँ की जो आसपास की मिट्टी होती है वहाँ पे इन्हीं पदार्थों की कमी हो जाती है। तो किसान क्या करता है, वहाँ पे उस मिट्टी में इन्हीं पदार्थों की प्रचुर मात्रा बनी रहे, इसके लिए क्या करते हैं, अलग से खाद डालते हैं ताकि वहाँ की जो मिट्टी है वो उसी तरीके से उपजाऊ बनी रहे। तो इस प्रकार अन्य संगठकों के साथ पादप की नाइट्रोजन की मांग की पूर्ति हो जाती है। अब देखो, मान लो वहाँ कोई पौधा है और उसने नाइट्रोजन प्रॉपर वहाँ से खींच लिए, अवशोषित कर ली, लेकिन वहाँ पे नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी। तो क्या करते हैं, अलग से वहाँ पे कुछ खाद्य पदार्थ डालते हैं जिससे कि वहाँ की मिट्टी में इन्हीं खाद्य पदार्थों की आपूर्ति बराबर मात्रा में हमेशा होती रहे। इसके पश्चात पादप खाद्य के अन्य संगठकों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण करते हैं। देखो, जैसे अभी अपन ने प्रकाश संश्लेषण में क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण हो रहा था, और अभी हमने क्या देखा कि प्रोटीन का निर्माण कैसे होता है। तो नाइट्रोजन उसके लिए जरूरी होती है, तो वो भी पौधे अपने नाइट्रोजन के यौगिकों के रूप में जीवाणुओं द्वारा लेते हैं, है ना। और इसके बाद में अन्य देखो जो संगठक है जैसे कि प्रोटीन एवं वसा, इन सब चीज़ों का भी पौधों में संश्लेषण होता है। कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन और वसा का भी निर्माण पौधे करते हैं। अब देखो, पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। देखो, अभी हमने जो प्रकाश संश्लेषण देखा पौधों में, जो सबसे ज़्यादा पौधे हैं उनमें पोषण की मुख्य विधि क्या है, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन अन्य प्रकार के भी जो कुछ पौधे होते हैं तो उनमें अन्य विधियों द्वारा पोषण होता है, ठीक है। तो अब हम उन विधियों के बारे में देखेंगे। कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते हैं। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा वे पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं। अब देखो, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जिनमें कि क्लोरोफिल है ही नहीं, तो क्या वो जीवित कैसे रहेंगे, फिर वो कहाँ से अपना खाना खाते हैं, वो भोजन कहाँ से लेते हैं, कैसे संश्लेषित करते हैं। तो मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह वे पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं। देखो, तो ऐसे भी कुछ पौधे होते हैं जो अपने भोजन के लिए, अपने खाद्य के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर हैं। तो वे उन पौधों को बोलते हैं विषमपोषी
और वे विषमपोषी प्रणाली का उपयोग करते हैं, मतलब कि उस वो जो प्रक्रिया होती है जिससे कि वो दूसरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं, उस प्रक्रिया को बोलते हैं विषमपोषी प्रणाली। और ऐसे पौधों को क्या बोलेंगे? विषमपोषी पौधे बोलेंगे। चित्र 1.5 को ध्यान से देखिए। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं से लिपटी हुई रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? अब देखो, ये देखो, ये एक डायग्राम दिया है। ये जो पीले पीले कलर की आपको दिख रही है, पीले रंग में, ये क्या है? एक परपोषी पौधा है, अमरबेल जिसको बोलते हैं। ये दूसरे पौधों पर अपने पोषण के लिए लिपटी हुई रहती है, ठीक है, विषमपोषी पोषण कर रही है। ये क्या है? दूसरे पौधों पर लिपटा जाएगी और उन्हीं से अपना पोषण लेगी। तो इसकी जो प्रक्रिया है भोजन करने की, इसी को बोलते हैं विषमपोषी प्रणाली। देखिए आगे देखते हैं। रस्सीनुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है। ये अमरबेल का पौधा है, पादप है, ठीक है। ये जो पौधा है किसका है? अमरबेल का है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, तभी तो ये पीले रंग की दिखाई दे रही है। अगर क्लोरोफिल होता तो हरे रंग की दिखाई देती, ठीक है। ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, मतलब जिस पे लिपटी रहेगी वहीं से उसी पौधे से अपना भोजन ले लेगी। जिस पर ये आरोहित होते हैं वह पादप परपोषी कहलाता है। मतलब कि जिस पे ये आरोहित है, मतलब जिस पे ये लिपटी हुई है, उसी को बोलेंगे परपोषी। पादप परपोषी कहलाता है, क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं। अब देखो, ये इस पे है, इस पे ये लिपटा गई पौधे पे, तो इसको जो पोषक तत्व मिल रहे हैं उसमें इसका भी हिस्सा हो गया, क्योंकि ये इसके ऊपर आरोहित हो गई, इसके ऊपर लिपटा गई। तो इसको जो प्रचुर मात्रा में जो पोषण मिलना चाहिए था इस पौधे को, तो उसने क्या किया? इस पे लिपटा के इसको जो प्रचुर मात्रा में पोषण मिलना था इसमें इसने भी हिस्सा पाल लिया, ठीक है, हिस्सा कर लिया। तो क्या होगा? इसको जो पोषण मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाएगा। तो इससे क्या होगा? ये थोड़ा सा कमज़ोर रह जाएगा, मतलब कि वंचित हो जाएगा पोषक तत्वों से। अतः इन्हें परजीवी कहते हैं। अब देखो, ये जीवित रहने के लिए दूसरे पर निर्भर है, ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? परजीवी बोलेंगे। परजीवी, पर मतलब दूसरे पर, और जीवी मतलब जीवित रहने के लिए दूसरे पर ये क्या है? निर्भर है। तो इसीलिए जो ये अमरबेल है ये क्या कहलाएगा? परजीवी पौधा कहलाएगा। क्या हम एवं अन्य जंतु भी एक प्रकार के परजीवी हैं? तो देखो, हम अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर है? पौधों पर। तो हम भी एक प्रकार के क्या हुए? परजीवी हुए। आपको इस पर विचार करना चाहिए। अपने कक्षा अध्यापक से इस विषय पर चर्चा करें। अब देखो, पहेली क्या बोल रही है? पहेली जानना चाहती है कि क्या हमारा रक्त चूसने वाले जो मच्छर, खटमल, जू एवं जोग जैसे जीव भी परजीवी हैं? तो देखो भैया, परजीवी जानना चाहती है कि जो मच्छर, जू, खटमल ये सब है, क्या ये भी परजीवी है? तो क्या ये परजीवी है? आप सोच के देखिए। क्यों? क्योंकि ये तो अपने पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर है, तो हम इन्हें परजीवी बोल सकते हैं। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा है अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं? अब देखो, कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसे पौधे हैं जो कि अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर हैं, और कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो कि जंतुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं। क्या यह विस्मयकारी नहीं है? ऐसे पौधे हरे या अन्य किसी रंग के हो सकते हैं। अब देखो, ये क्या कर रहे हैं? जंतुओं का भक्षण कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये हरे रंग के हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए। इसकी घड़े या घट के समान संरचना दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्तियों का रूपांतरण भाग है। अब देखो, आपको एक चित्र बताया गया है, इसमें इसकी जो पत्तियां है, इस पौधे की जो पत्तियां है वो किस में बदल गई? घड़े में बदल गई, घट में, है ना, कलश जैसी हो गई इसकी पत्तियां। तो ये पत्तियों का कलश जैसे होने का क्या कारण होगा? तो ये जो पौधा है ये क्या होता है? इसकी पत्तियां कलश में बदल जाती है, और इसके पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रोम पाए जाते हैं जो कि नीचे की तरफ झुके हुए रहते हैं। जैसे ही कोई कीट आता है और इसके ऊपर कुछ चिकना सा पदार्थ भी स्रावित होता है, तो वो क्या करता है? कीटों को चिपका लेता है अपने आप में। और वहीं से मान लो कोई कीट आया तो उसमें जो अंदर रोम है वो क्या करते हैं? उसको अंदर धकेलते हैं उस जीव को, और ये जो ढक्कन है उसका ये पूरा बंद हो जाएगा। इससे क्या होगा? वो उस कीट को पकड़ लेगा, ये कलश जैसी संरचना पत्तियों की, और उस कीट को अंदर ले लेंगे। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या है।
पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं, अर्थात अधोमुखी होते हैं। अब देखो इसमें कुछ रोम, ये जो पत्ती का ऊपरी भाग है ये ढक्कन में बदल जाएगा, ढक्कन में परिवर्तित हो जाएगा उसका, ठीक है। और जो ये जो पत्ती वाला जो कलश वाला भाग है इसमें छोटे छोटे रोम रहेंगे जो नीचे की ओर होते हैं, है ना, अधोमुखी होते हैं। तो इसका क्या कारण है? तो ये जो क्या करेगा, कोई कीट अंदर आया तो उसको नीचे की ओर धकेल देंगे, और ये जो ढक्कन है पत्ती का पहला वाला जो आगे का जो शीरा है वो क्या ढक्कन में जो परिवर्तित हो गया वो उसको पूरा पैक कर देगा और वो जीव अंदर पैक हो जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या है। घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। अब देखो आगे बोल रहा है कि जो घड़ा है, जो पत्तियां जो घड़े में बदल गई थी उसमें कुछ पाचक रस भी निकलते हैं, और वही पाचक रस क्या करते हैं, कीटों का पाचन कर देते हैं। मतलब जो कीट अंदर आया था उसको पूरा पचा देंगे, और उसी से क्या होगा, ऐसे जो कीटों को पकड़ के जो भक्षण करने वाले जो पौधे हैं इन्हीं को क्या बोलते हैं, कीटभक्षी पादप कहते हैं। क्यों कीटभक्षी? मतलब कीट मतलब कीड़े मकोड़े छोटे छोटे, और भक्षी मतलब उनका भक्षण करता है। तो ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं वो क्या कहलाते हैं, कीटभक्षी पादप। अब देखो वीनस फ्लाई ट्रैप तथा संड्यू कीटभक्षी पादप के दो अन्य उदाहरण हैं। अब देखो ऐसे ही दो अन्य उदाहरण भी हैं कीटभक्षी पादपों के, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब देखो बूझो क्या बोल रहा है। बूझो भ्रमित है, यदि घटपर्णी हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है तो यह कीटों का भक्षण क्यों करता है? अब देखो भैया, जो कीटभक्षी पौधा है इसके पास हरी पत्तियां भी हैं, इसकी जो पत्तियां है वो हरे रंग की है, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। तो फिर ये कीटों को पकड़ के क्यों खा रहा है? क्या रीज़न है इसका? तो देखते हैं, क्या यह संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा में वे सभी पोषक तत्व मिल पाते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता है? तो देखो इसकी पत्तियां तो हरी हैं लेकिन इसको वो सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते हों जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो अगर मान लो उनको मिट्टी में वो सारे पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएगा और उसको अपने पोषण के लिए कीटों पे निर्भर होना पड़ेगा। अब देख लो अगला एक प्रकार है मृतजीवी। अभी हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, मतलब कुछ पौधे प्रकाश के द्वारा अपना भोजन निर्माण कर रहे थे। फिर परजीवी पढ़े हमने, मतलब कि जो भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर थे। उसके बाद में हमने कीटभक्षी पौधों के बारे में पढ़ा, मतलब जो भोजन के लिए कीटों पर निर्भर है। अब हम देखेंगे एक अगला प्रकार, पोषण की विधि से पोषण के आधार पर जो पौधों का अगला प्रकार है वो है मृतजीवी। अब देखिए मृतजीवी क्या होता है, ठीक है। तो मृतजीवी जैसे कि आपने बाजार में छत्रक या मशरूम बिकते हुए देखे होंगे, जैसे कि बाजार में आपने मशरूम वगैरह बिकने को आते हैं तो आपने उनको बिकते हुए देखा होगा। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों या छाल पर छाते की समान संरचना के गुच्छों को आपने देखा होगा। जैसे कि बारिश का जब मौसम आता है तो वहाँ पे जो अपने आसपास जो पेड़ होते हैं तो उसकी टूटी उटी जो टहनियाँ पड़ी रहती है या जो पेड़ है अपने आसपास, तो उसके ऊपर छतरी या के जो छाता होता है उसकी जैसी संरचनाएं आ जाती हैं, उसकी छाल पर छाते के समान संरचनाएं गुच्छे में आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने उसको देखा होगा। आइए देखते हैं कि जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है। अब देखो वो जो संरचनाएं उगाती है जिनको छत्रक बोलते हैं या मशरूम बोलते हैं, ठीक है, तो उनको जीवित रहने के लिए पोषक तत्व कहाँ से मिलते हैं, क्या क्या उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, या वे कहाँ से उनको ये सब पोषक पदार्थ प्राप्त होते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। अब देखो बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता, ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। अब देखो हमने जो अपने आसपास जो छत्रक जैसी संरचना वाले कुछ जीव देखे, जैसे कि मशरूम, ये क्या है, इनमें न तो क्लोरोफिल उपस्थित है इनकी पत्तियों में, ठीक है, तो इसलिए ये हरे रंग के भी नहीं है, मतलब इसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता। और न ही बाकी अन्य जीवों की तरह इनमें मुख है, मुंह भी नहीं है इनके पास कि ये कुछ खाना अपने अंदर ले सके, भोजन कर सके। तो फिर इनमें पोषण किस प्रकार से होता है, ये किस प्रकार से जीवित रहते हैं, अपना खाना किस तरीके से लेते हैं, इसके बारे में हम देखने वाले हैं।
देखिए अब आगे है क्रियाकलाप 1.2। आपको क्या करना है, एक ब्रेड लेना है, रोटी का टुकड़ा लेना है या फिर, और उसको थोड़ा सा पानी में भिगोकर थोड़ी नम या थोड़ी हल्की सी गर्म जगह पे 2 से 3 दिनों के लिए रख देना है। इसके बाद में आप देखोगे तो क्या होगा कि उसके ऊपर हल्की हल्की सी रुई जैसी संरचनाएं उगाएगी, जिसको कि फंगस वगैरह बोलते हैं। तो वो तो हल्की हल्की सी संरचनाएं आ जाएगी। ये धब्बे किस रंग के हैं आपको देखना है। किसी आवर्धक लेंस अथवा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इसका अवलोकन कीजिए। अब आपको देखना है कि ये जो संरचनाएं उस पे उगी हैं, ठीक है, वो उसको आपको सूक्ष्मदर्शी से देखना है वो कैसी दिखाई देती है। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचनाएं दिखाई पड़े। अब देखो जब आप उसको माइक्रोस्कोप में या सूक्ष्मदर्शी में देखेंगे तो आपको रुई के धागे के समान दिखाई देगी। ये जो जीव है जो इसमें, जो कि ब्रेड या रोटी पे जिस पे भी आपने देखे हो, तो ये जो जो ब्रेड जो फंगस या कवक है ये उस पे लग आती है। इसी को क्या बोलते हैं, जो जीव आपने देखे उसी को बोलते हैं कवक या फंजाई या फंगस बोलते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। मृत एवं विघटनकारी या सड़ने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनकी सतह पर कुछ पाचक रसों का स्त्रावण करते हैं तथा उसे साधारण व विलेय के रूप में परिवर्तित कर देते हैं और इसके पश्चात विलयन का भोजन के रूप में अवशोषित करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी कहते हैं। अब देखो ये जो फंगस या जो कवक है, ठीक है, ये क्या करते हैं, जिस भी पदार्थ पे मान लो कोई ब्रेड है, जैसे मान लो कोई ब्रेड है, ठीक है, ये मान लो हमने ब्रेड ले लिया। अब इसके ऊपर कोई कवक आ गई, इस पे पानी छिड़क दिया हमने और 2 से 3 दिनों के लिए इसको रख दिया, तो इस पे कोई कवक आ जाती है। तो वो क्या करते हैं, एक पाचक रस स्त्रावित करते हैं और ये जो पाचक रस होते हैं यही इस ब्रेड को पूरा सड़ा देंगे, ठीक है, घोल देंगे। उसके जो भी जिस भी पदार्थ से वो बना है उन पदार्थों को, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में इसके जो पाचक रस है वो तोड़ देते हैं और उसी जो सरल पदार्थ रहते हैं उन्हीं को ये जो कवक होता है ये अवशोषित कर लेता है और इसी तरीके से इनमें पोषण होता है, ठीक है। और यही जो पोषण की जो प्रणाली है, जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मृतजीवी पोषण बोलते हैं। और ऐसे जीवों को क्या बोलते हैं, मृतजीवी कहते हैं, ठीक है। तो जो इनकी पोषण की जो प्रक्रिया है वो मृतजीवी पोषण कहलाता है। और ये जो जीव है जो कि मृतजीवी पोषण कर रहे हैं, ऐसे जीवों को मृतजीवी कहते हैं। अब आगे देखते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हों। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियां प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। अपने अभिभावकों के से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। अब देखो जो कवक है आप कहाँ कहाँ देख सकते हो। पहली बात तो सबसे पहले अचार मुरब्बा जो होता है वहाँ पे, फिर चमड़े की बनी वस्तुएं या फिर कपड़े, इनमें कहाँ सबसे ज़्यादा ये वर्षा ऋतु में आपको देखने को मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो कवक होती है उसको उगने के लिए नम वातावरण होना ज़रूरी है। तो जो वर्षा ऋतु होती है उसी दौरान सबसे ज़्यादा नम वातावरण होता है। तो इसी दौरान जो कवक होती है वो सबसे ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि ये जो वातावरण है, जो ऋतु है, उनके लिए सबसे अच्छी अनुकूल होती है। अब देखो पहेली क्या बोल रही है। पहेली को याद है कि उसने सुंदर जूते, जो पहेली है उसने एक अच्छे से सुंदर से जूते जिन्हें वो विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। वो जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो गई। अब देखो जो पहेली है उसने एक जोड़ सुंदर से जूते लिए थे जिसको वो विशेष कार्यक्रमों में पहनती थी, लेकिन जो कवक की वजह से क्या हुआ, उसकी जो जूतियाँ हैं वो खराब हो गई। तो ये जो कवक है वो अचानक कहाँ से आ गई, पहेली जानना चाहती है। अब देखो पहेली जानना चाहती है कि उसके जो जूते खराब हुए हैं, तो यहाँ पे कवक अचानक से कैसे आ गई। सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं तो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। अब देखो जो अनुकूल वातावरण मिला है कवक को अंकुरित होने के लिए वो क्या है, नमी होना चाहिए। तो मान लो वहाँ पे कोई बीजाणु है,
तो वो नमी की वजह से अंकुरित होके वहाँ पे नए कवक का निर्माण होगा। और वही मान लो अगर वायु चल रही है तो वो जो उसके जो बीजाणु हैं वो उड़ के दूसरी जगह चले जाएंगे, तो वो कहीं से भी वायु में या हवा के माध्यम से कहीं से भी उड़ के आ जा सकते हैं। तो जो कवक है वो आसानी से कहीं भी पहुँच सकते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? अब देखो, कवक से जो हमारी वस्तुएं खराब होती हैं उनको हम कैसे बचा सकते हैं? अब देखो बूझो क्या बोल रहा है। बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह ये जानना चाहता है कि क्या कवक रोग कारक भी होते हैं? तो देखो, बूझो के दादाजी ने उसको बताया था कि जो उनकी फसल थी गेहूं की, वो किसकी वजह से खराब हुई थी? कवक की वजह से। तो कवक क्या रोग कारक भी हो सकते हैं? कवक के कारण कई सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो पहेली ने उन्हें बताया कि यीस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी हैं। जैसे कि आप जानते होंगे कि जो जलेबी बनाई जाती है उसमें क्या डाला जाता है? यीस्ट डाली जाती है। तो यीस्ट के कारण ही जलेबी बन पाती है। तो जलेबी यीस्ट के कारण अगर बन रही है तो हर बार वो रोग कारक नहीं होगी, ठीक है। और एवं छत्रक जैसे अनेक जैसे कि कुछ छत्रक यानी कि मशरूम खाए भी जाते हैं। तो जो छत्रक है या जो यीस्ट है, मतलब हर प्रकार के कवक से रोग नहीं होते हैं, परंतु कुछ कवक पादपों एवं जंतुओं जैसे मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। तो वही कुछ अन्य प्रकार के ऐसे भी कवक होते हैं जिनसे कि रोग उत्पन्न करते हैं। जैसे कि अभी हमने बूझो का कथन सुना था कि उसके दादाजी ने उसे बताया कि गेहूं की फसल कवक के कारण ही खराब हुई थी। तो कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। तो देखिए, जैसे कि आपने पेनिसिलिन के बारे में सुना होगा कि जो पेनिसिलिन एक कवक का ही प्रकार है, तो उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो औषधि के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। थैंक यू।